गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 24 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से हम उन्हीं आर्टिकल को पढ़ेंगे जो यूपीएससी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनको भी मैं आपको दो पार्ट में बांट कर पढ़ाऊँगी। पहला होगा करंट अफेयर, यानी कि जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग पढ़ेंगे। साथ ही में इसमें होगा स्टैटिक क्या होगा, जो हमने आर्टिकल अभी पढ़ा उसमें जो था इन्फॉर्मेशन वो तो हमने करंट अफेयर के अकॉर्डिंगली देख लिया, लेकिन इससे अलग क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, दैट आई विल डू। क्यों करूँगी? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम है डीप अंडरस्टैंडिंग, थोरो अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ में इंटरलिंकेज का। अगर आप इसको समझ पाएंगे, आई नो ये आपका 10 से 15 मिनट की वीडियो जो है उसको लंबा बना देगी, लेकिन अगर आप इस दो चीज़ को समझ पाएंगे तो आप प्रीलिम्स एंड मेंस आराम से ईजिली आंसर कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद जाकर पीवाईक्यूज़ को देख सकते हैं। खास करके मेंस के अंदर वो सारे के सारे सवाल होते हैं चीज़ों को जोड़ने से। आपकी कितनी जो माइंडसेट है और आपके कितनी जो यहाँ पर सोच है वो कितनी चीज़ों को इंटरलिंक कर सकती है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में। प्रीलिम्स के लिए होता है, बात करने वाले हैं एफएटीएफ के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन तीनों में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इसमें करेक्ट हो जाती है, ये आपको बताना है। क्यों पूछा गया है सवाल? क्योंकि 4-5 दिनों से मैं लगातार आप लोगों को जम्मू में होने वाले टेररिस्ट जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सॉल्यूशंस बता रही हूँ। बहुत सारे हमने आर्टिकल पढ़े हैं, उसके मैंने हैंड रिटन नोट्स जो है वो भी टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिए हैं, जिसमें आप लोग अपने जीएस पेपर 3 यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर के अंदर उनको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, राइट। अब क्योंकि मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान फिर से ऐसी हरकत कर रहा है, क्योंकि 2022 में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बाहर निकाल दिया गया था। इसकी जो ग्रे लिस्ट है उससे बाहर निकाल दिया गया था। सो अब क्योंकि इसको पैसे मिल सकते हैं, आईएमएफ वगैरह भी दे सकता है, वर्ल्ड बैंक दे सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वहाँ से ये अपना लोन वगैरह पैसे वगैरह ले सकता है, कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों का फिर से दुरुपयोग कर रहा है। खैर, शुरुआत करते हैं पहली स्टेटमेंट से। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1989 ड्यूरिंग द G7 समिट टू डेवलप पॉलिसीज अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, जहाँ पर काले धन को, ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू द वाइट मनी, ये उसी चीज़ को यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ में लेते हुए 1989 में G7 के अंदर बनाया गया था। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, दैट इज़ हाईली डेवलप कंट्रीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, फिर हम यहाँ पर कनाडा को देख पाते हैं, जर्मनी इज़ देयर, फ्रांस इज़ देयर, जापान इज़ देयर। ये सब कंट्रीज़ विद यूके क्या करती है, अपना ग्रुप बनाती है और उनका समिट होती है। ऐसे ही G20 होता है जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ G7 है, ये 7 कंट्रीज़ होंगी, प्लस G8 होता है जिसमें आप G7 के साथ में रशिया को भी अगर जोड़ देंगे तो वो जाना जाएगा G8 के नाम से, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 को, जो कह रही है कि इसमें जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ होती हैं उनको रखा जाता है ग्रे लिस्ट के अंदर। स्टेटमेंट 3 इज सेइंग दैट 3 कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार, आर करेंटली इन FATF's ब्लैक लिस्ट। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। स्टेटमेंट्स वाइज देखते हैं। देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये 1898 में ही बनी थी, G7 के समिट में इसको बनाया गया था। स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ होती हैं, दैट इज़ NCCT, ये एक्चुअली के अंदर में ग्रे लिस्ट में ना होकर आती हैं ब्लैक लिस्ट के अंदर। अब ये ब्लैक लिस्ट क्या है, चलिए आराम से ज़रा इसको कुछ समय देकर समझ लेते हैं। वी आर स्टडिंग राइट नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप मेंस प्रीलिम्स दोनों में इस्तेमाल करते हैं, और खासकर प्रीलिम्स में तो इसमें सवाल ज़्यादा ही आते हैं। थोड़ा सा स्टैटिक अब इसका समझ लीजिए ताकि आप लोग याद रख सकें। देखिए, जब हम बात करते हैं FATF के बारे में तो ये डिवाइडेड है 2 लिस्ट में, यानी कि क्या करता है, 2 लिस्ट बनाता है। पहली होती है ग्रे लिस्ट, जिसका कि नाम आप लोगों ने पढ़ लिया। दूसरी यहाँ पर होती है ब्लैक लिस्ट। अब ग्रे लिस्ट वो होती है या उन कंट्रीज़ के लिए होती है जिनको सेफ हेवन माना जाता है टेररिज्म के लिए। कोई भी टेररिस्ट अगर इस कंट्री में जाएगा तो वो क्या है, सेफ है, हेवन यानी कि स्वर्ग। दूसरे यहाँ पर हम देखेंगे ब्लैक लिस्ट को, जिसमें उन कंट्रीज़ को रखा जाता है जो बिल्कुल ही कोऑपरेशन नहीं कर रही है, एक दूसरे का साथ नहीं दे रही है, बिल्कुल एक भी बात नहीं मान रही है।
फ़िलहाल अगर आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं वर्ल्ड के अंदर जिनको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, उसमें 3 ही कंट्री हैं। पहली है ईरान, दूसरा हम देखेंगे नॉर्थ कोरिया को, एंड द थर्ड वन इज़ म्यांमार। तो म्यांमार को काफ़ी रिसेंटली इसमें रखा गया है इन जनवरी 2024। और ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ब्लैक लिस्ट के अंदर आती हैं। ग्रे लिस्ट में थोड़ी लिस्ट के अंदर ज़्यादा कंट्रीज़ होती हैं, लेकिन पाकिस्तान को फ़िलहाल निकाल दिया गया था। सो हम देखेंगे NCCT क्या होती हैं, ब्लैक लिस्ट में आती हैं। दैट इज़ वाई द स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ करेक्ट। वाई? क्योंकि यही हमने देखा, नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार, ये तीनों की तीनों FATF की ब्लैक लिस्ट के अंदर आती हैं। अब FATF का काम यही है कि इनको टेररिज्म से रोकना है। ग्रे लिस्ट में हो या ब्लैक लिस्ट में हो, क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपको IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक, इन सबसे लोन वगैरह नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो भी नहीं ज़्यादा हो पाएगी। तो ये सारे कारण होते हैं जिससे कंट्रीज़ को ऐसी जगह पर जाने से रोका जाता है। अब मेरे लिए आप लोगों के लिए मेरे पास एक और सवाल है। क्या सवाल है? मैं जानना चाहती हूँ क्या कभी इंडिया को भी इनमें से किसी लिस्ट के अंदर रखा गया है आज तक या नहीं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, ये आप लोगों का होमवर्क है, आराम से सर्च करके दीजिएगा। अब हम समझते हैं इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो बाय 7% दिस ईयर सर्वे। देखिए अभी क्या हुआ है, हमने देखा कि जो 23 जुलाई है उसके दिन क्या हुआ है, यहाँ पर आया है बजट। अब ये बजट कौन सा बजट है? इंटरिम बजट है। और हमें पता है बजट से जस्ट एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को इससे रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं इन दोनों को आपको एक साथ पढ़ाना चाहती थी। आज हम पूरे के पूरे बजट को कवर करने वाले हैं। क्या क्या उसके मेन कंपोनेंट्स है, क्या क्या उसके मेन जो हाइलाइट्स है, उनको हम देखेंगे, 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है। क्योंकि बजट जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और बजट को प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है नेशनल इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा। अब जब सर्वे किया गया है तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक्चुअली में 7% के साथ में ग्रोथ दिखा रही है, होगी इस साल, ऐसा माना जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो प्री कोविड के अंदर से जब हम ग्रोथ ट्रेंड को देखते हैं तो उससे लगातार क्या हो रही है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। क्योंकि कोविड के समय पे तो ओबियसली इकोनॉमी जो थी वो डाउन आई थी, 6.5 से 7% पे ये आ चुकी है। और ये सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे का नहीं बोलना है, हमें पता है कि कैसे IMF के द्वारा भी जस्ट 2-3 दिन पहले उनकी जो स्टेटमेंट थी, प्रोडक्शन थी, वो 6.8 से बढ़ाकर 7.2% पे कर दी गई थी 2024 के लिए। सो इट्स अ गुड न्यूज़, राइट। हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है यहाँ पर V अनंथा नागस्वामरन, वो इस जो हमारा ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्वे था, जिसमें फ़र्क क्या होता है मैं ये समझा देती हूँ। बजट जो होता है वो होता है आपका लास्ट ईयर प्लस अब क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर। इकोनॉमिक्स सर्वे होता है पिछले साल का, पिछले साल जो बजट दिया गया था उसमें यहाँ पर कितनी चीज़ें हो पाई, वो होता है इकोनॉमिक सर्वे। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को ये बात बताई जब वो इकोनॉमिक सर्वे दे रहे थे, तो कि हमारा जो खास करके कॉरपोरेट सेक्टर है वो तो एक्सेस प्रॉफिट के अंदर स्विमिंग ही कर रहा है। मान लीजिए जैसे तैराकी लगा रहा है यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर, लाभ के अंदर। सो दैट इज़ अ गुड थिंग ओवरऑल। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो बजट से रिलेटेड नहीं थे, वैसे तो पूरे के पूरे न्यूज़पेपर दोनों ही यहाँ पर बजट रिलेटेड न्यूज़ से भरे पड़े हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ज़रा कुछ 8-10 मिनट के अंदर हम वो आर्टिकल कर लेते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू द बजट। उसके बाद हम बजट से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ेंगे और उसके बाद हम पूरा का पूरा बजट जो होगा उसको समझेंगे कि क्या क्या बजट है, उसमें क्या क्या लिया जाता है, क्या क्या नहीं लिया जाता है, क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या क्या हमने अभी ऐसा किया है जो चेंज किया गया, राइट। ये सब हम समझेंगे। फ़िलहाल अब जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि GS पेपर 3 के अंदर इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंड दैट टू इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इम्पोर्टेंट, चलिए समझते हैं। वैसे मैं आप लोगों को पहले भी यहाँ पर न्यूट्रॉनों के बारे में समझा चुकी हूँ,
लेकिन जब मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले 10-15 दिन पहले न्यूट्रॉनों के बारे में समझाया था, तब मैंने आपको इसको अलग नज़रिए से समझाया था। क्यों समझाया था? ऑब्वियसली फैक्ट जो होंगे, तथ्य जो होंगे, वो तो हमेशा सेम ही रहने वाले हैं, लेकिन हमने समझा था उसको जापान के नज़रिए से। जापान बता रहा था कि कैसे इंडिया के अंदर 2008 से ही एक नेशनल न्यूट्रॉनो लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अभी तक बनी नहीं है। उसके पीछे कई सारे रीज़न थे जो कि कहीं ना कहीं बाद में खोखले भी होते हुए दिखाई दिए थे हमें, राइट। जैसे एनवायरनमेंट का रीज़न था, तो हम बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा लैब होता है न्यूट्रॉनो को समझने के लिए, वो तो अंडरग्राउंड बनाया जाता है और उसके लिए आपको अलग से कोई ज़मीन नहीं चाहिए। आप माइंस को जो ऑलरेडी माइनिंग हो चुकी है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें थी। अब हम देखेंगे इसको अमेरिका के पर्सपेक्टिव से कि क्या अमेरिका में कितनी रिसर्च इसके ऊपर की गई है और यहाँ पर हमें क्या क्या अभी नया ऐसा पता चला है। सबसे पहले रिसर्च को छोड़े और न्यूट्रॉनो पे आए। न्यूट्रॉनो होता क्या है? आप लोगों ने न्यूट्रॉन्स तो ज़रूर सुने होंगे, राइट। हमें पता है ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो बना हुआ है एटम से। अब ये कुछ समय पहले की न्यूज़ होती थी। ये एटम्स की जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी, आई नो आप सभी ने 7th 8th 9th क्लास में इस चीज़ को पढ़ा हुआ है और आप लोग इसी चीज़ को मानते हैं कि सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? एटम होती है, अणु होता है। लेकिन आजकल साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि यहाँ पर एटम्स जो है उसको भी क्या किया जा सकता है? ब्रेक डाउन किया जा सकता है। जब हम एटम्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें मिलते हैं 3 मॉलिक्यूल्स, और जब हम उनको भी ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें मिलते हैं क्वार्क्स। इसमें हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो बिल्कुल अंदर में होता है। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे क्वार्क्स होते हैं, यानी कि इनकी भी छोटी से छोटी इकाई जिनके अंदर मास होता है। मास यानी कि देखिए, जब हम मास की बात यहाँ पर करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है फोर्स के साथ में आपने वेट को लगा देना, मोमेंट को लगा देना। अब आप जब अपना वेट निकालते हैं तो वेट कैसे निकालते हैं? आप किसी वेइंग स्केल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। आप जब वेइंग स्केल के ऊपर खड़े हो रहे हो तो आपको नीचे से जो वेइंग स्केल है वो बता रहा है कि दैट इज़ द नंबर विच इज़ योर वेट। कुछ भी हो सकता है, 50 kg, 60, 70, कोई भी नंबर जो भी आपका वेट है वो दिखा देता है। लेकिन कैसे दिखाता है? यानी कि आपकी बॉडी के अंदर मास है जो वेट के अंदर कन्वर्ट होकर आपको पता चल रहा है। ये कैसे होता है? क्योंकि आपके ऊपर लगातार ऊपर से लग रही है फोर्स। फोर्स किस चीज़ की? ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, इसके अलावा प्रेशर भी होता है। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि हम लोग आज जो इतने आराम से बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हमारे ऊपर एवरी डायरेक्शन से क्या होता है? प्रेशर लगता है। अगर इनमें से एक डायरेक्शन को भी आप प्रेशर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हम 1 सेकेंड में फट जाएंगे। जैसे कोई चेयर या टेबल को आप देखते हैं, अगर वो खड़ी हुई है तो उसको ऊपर से भी हवा का प्रेशर है, उसके हर साइड से प्रेशर है, इसी वजह से वो क्या हो रही है? अपनी जगह पर आराम से खड़ी हुई है। इसी वजह से हम लोग भी आराम से चल पाते हैं, रह पाते हैं। अब जब ये फोर्स लगती है तो हमें क्या पता चलता है? वेट का। यानी कि किसी भी चीज़ का जब उसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी तो उसका मास हमें बता देगा कि उसमें वेट कितना है। यही होता है मास। अब मास की बात करें, अब किसी चीज़ में मास नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि उस पर कितनी फोर्स लगाते रहो उसका वेट पता ही नहीं चलेगा। हाँ, है ऐसा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, खासकर कि एलिमेंट्स जिनमें मास नहीं होता है। ऐसा ही माना जाता था न्यूट्रॉनो के लिए भी। बहुत सालों तक लगातार ये समझा जाता था कि न्यूट्रॉनो जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है। आपने कभी किसी को प्यार से छोटू बोला होगा, आपने कभी किसी को प्यार से और कुछ ऐसे जो नाम होते हैं वो दिए होंगे। उसका क्या मतलब होता है? कोई चीज़ जो कि उसका छोटा वर्जन है, राइट। ऐसे ही न्यूट्रॉन्स का बहुत छोटा वर्जन होता है न्यूट्रॉनो। और ये न्यूट्रॉनो हमारे यूनिवर्स में भरे पड़े हैं। हमारे यूनिवर्स में अगर सेकंड कोई सबसे ज़्यादा अमाउंट में चीज़ है तो वो है न्यूट्रॉनो। लेकिन ये इतनी छोटी है कि साइंटिस्ट को इसको पता लगाने में इतना ज़्यादा समय लग गया। फर्स्ट सबसे छोटी या सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं? लाइट के पार्टिकल्स। जो आप लाइट को हम देख पाते हैं वो फोटॉन्स में आती है, ठीक है। हम देखते हैं कि ये बहुत ही अबंडेंट पार्टिकल है, मोस्ट अबंडेंट है फोटॉन्स के बाद में। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है या करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये किसी के साथ में भी, खासकर मैटर वगैरह कोई भी चीज़ हो,
उनके साथ में रिएक्ट नहीं करता है। अब आप रिएक्ट अगर नहीं करोगे किसी चीज़ के साथ में तो आपकी प्रेजेंस आप हो या नहीं हो वो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही इसका कारण है। अब ये न्यूट्रॉनों से भी निकलती है, ये इलेक्ट्रॉनों से भी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों निकलता है। ऐसे ही छोटे छोटे 3 पार्ट्स में हम इसको देख पाते हैं। तो म्यूनो न्यूट्रॉनो होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनो होता है, और यहाँ पर टायोन से निकलकर टायोनो न्यूट्रॉनो भी होता है। हाउएवर जो न्यूट्रॉनो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और इनका जो इंटरेक्शन रेट है वो इनकी स्टडी को और ज़्यादा हार्डर बना देता है। फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं नोवा की। नोवा क्या होता है? नोवा जो है वो एक प्रोजेक्ट है। नोवा जो प्रोजेक्ट है वो किया जा रहा है यहाँ पर अमेरिका के अंदर, और ये एक अक्रोनियम है, यानी कि छोटा वर्ड बना रखा है। जो शब्द हैं पहले पहले उन शब्दों से इसको बनाया गया है। एन से हम देखेंगे यहाँ पर बनता है NUMI, न्यूमी। न्यूमी के बाद ओ से बनता है ऑफ, एक्सेस वेलोसिटी ई। तो ये है इसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म। सब इस नोवा प्रोजेक्ट का एक ही लक्ष्य है कि हमें ये पता लगाना है कि ये न्यूट्रॉनो जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमें और ज़्यादा अच्छे से इसको समझना है। तो न्यूट्रॉनो किस किस चीज़ को आर पार जा सकते हैं आपको पता है? अभी आपकी बॉडी से लगातार हर सेकंड के अंदर बिलियंस, लाखों में नहीं करोड़ों में न्यूट्रॉनो जो है वो गुजर रहे हैं। हमें महसूस इस वजह से नहीं हो रहा है। आप अपने अंगूठे के नाखून से देखेंगे तो इसमें से भी अभी हज़ारों की संख्या में न्यूट्रॉनो हर सेकंड में क्रॉस होते हुए जा रहे हैं। 2 कारण है, एक तो हम इनको देख नहीं पाते हैं, और दूसरा रीज़न है कि हम इनको फील नहीं कर पाते क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये किसी चीज़ से हमारी बॉडी के जो मैटर है उसमें किसी से भी रिएक्ट करते तो हो सकता था हमें करंट लगता, कुछ भी हो सकता था ना। रिएक्शन से हो सकता था कि टिंगलिंग फीलिंग आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम इसको फील ही नहीं कर पाते हैं। और यही गोल है अभी नोवा प्रोजेक्ट का भी कि हमें इसको अच्छे से समझना है। अब नोवा प्रोजेक्ट के अंदर देखिए तो साइंटिस्ट का पहले यही मानना था कि इनके अंदर कोई भी मास नहीं होता है। इवन नोवा जो प्रोजेक्ट है कि मास कैसे होता है, तो फिजिसिस्ट और जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं उन्होंने पहली बार डिटेक्ट किया कि ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल न्यूट्रॉनोज होते हैं जो कि किसी स्टार से जैसे सन से निकलते हैं, ये एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर इनके अंदर मास होता है, क्योंकि बहुत कम रिएक्ट करते हैं लेकिन कभी कभी ये रिएक्ट करते हैं और इनकी लाइफ भी बहुत छोटी होती है रिएक्शन की। आप रिएक्ट करेंगे, कोई चीज़ निकलेगी, आप उसको तब तक ऑब्जर्व करने जाएंगे तो ये -10⁸ से भी कम होता है। यानी कि 10 जो सेकेंड होती है उसको भी 10 टाइम्स आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। इतना छोटा ये होता है, 0.0000001 सेकेंड तक ही क्या होता है, ये एग्जिस्ट कर पाता है। तो 1987 के अंदर हमें पता चलता है कि ये जो न्यूट्रॉनो होते हैं इनके अंदर भी एक्चुअली में मास है। और इसका रीज़न कैसे होता है, क्योंकि 1987 है उस समय पे हुआ था सुपरनोवा। अब नोवा और सुपरनोवा, नोवा क्या होता है? नोवा इज़ बेसिकली द डेथ ऑफ ए स्टार। सुपरनोवा क्या होता है, जब एक जो स्टार है वो मर रहा था, उसके जो बीच का कोर का एरिया है उसके अंदर हीलियम बचे हुए थे, ऑलमोस्ट हाइड्रोजन उसकी बाउंड्री से ख़त्म हो चुकी थी, और जो हीलियम बची भी हुई है, देखिए हीलियम क्या होती है, कोई भी स्टार होता है वो कैसे पूरा जीवन बीतता है हमें पता है। हमारा जो तारे हैं, स्टार में सन भी आता है, ऐसे ही जो बड़े बड़े स्टार हैं, छोटे स्टार हैं, वो क्या होते हैं, गैलेक्सीज में फॉर्म होते हैं। अब वो काम कैसे करते हैं, वो हाइड्रोजन को हीलियम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिनिंग की वजह से, फोर्स की वजह से। हीलियम जो होती है वो एज ए न्यूक्लियर यहाँ पर जो फ्यूल होता है उसकी तरह काम करती है, और वो उसको जलाती रहती है, यानी कि वो चलता रहता है। धीरे धीरे जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है और हीलियम ही केवल यहाँ पर बची होती है रिमेनिंग, वो कुछ समय तक और स्टार को रखती है। और ये जब हीलियम ख़त्म होने वाली होती है तो क्या होता है, जो यहाँ पर कंपोनेंट है, डस्ट पार्टिकल है, सब कुछ है, वो इतने ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट कर जाते हैं, कॉम्पैक्ट कर जाते हैं, इतना बड़ा स्टार इतना हो जाता है। तो आप सोचिए जब फोर्स सारी इधर लग रही है और जब एकदम से हीलियम यहाँ पर ख़त्म होगी तो ये क्या होगी, एकदम से वापस भी जाएगी। तो यहाँ पर होता है बड़ा सा एक्सप्लोजन जिसमें बहुत ही ज़्यादा लाइट निकलती है, ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, उसी को बोला जाता है सुपरनोवा। 1987 में एक सुपरनोवा होता है जिसमें एक स्टार जो है वो एक्सप्लोड कर जाता है लगभग 1.5 लाख लाइट ईयर अवे,
3 घंटे तक हम देखते हैं, जब ये लाइट निकल कर आ रही थी तो उसको 3 घंटे लग जाते हैं अर्थ तक आने में। और इसके बाद में अंडरग्राउंड डिटेक्टर जो जापान के अंदर बनाए गए हैं न्यूट्रॉनोस के लिए, रशिया के अंदर बनाए गए हैं, यूएस के अंदर बनाए गए हैं, उन्होंने न्यूट्रॉन्स के अंदर स्पाइक को देखा कि बहुत ही एकदम से स्पीड से वो बढ़ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये आ रहे हैं, हर 1 सेकेंड में यहाँ पर स्टार से, सन से भी न्यूट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं। जब इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा तो वहाँ से बहुत सारे न्यूट्रॉनों निकलेंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉनों यहाँ पर आ गए, और यही वो इवेंट था जिसमें बर्थ ऑफ न्यूट्रॉनो एस्ट्रोनॉमी होता है। लगभग पिछले 50 साल से फिजिस्टियस जो है वो न्यूट्रॉनों को मासलेस पार्टिकल मानते थे, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर एक थ्योरी आती है, दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो उन्होंने उसको दिया। और हम देखते हैं कि कैसे जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बताती है कि एक जो मास वाला पार्टिकल होता है वो कभी भी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट के साथ में ट्रेवल कर ही नहीं सकता है। यानी कि अगर एक जो जिसके अंदर मास है और वो जब यहाँ पर लाइट के साथ में ट्रेवल कर रहा है, वैक्यूम के साथ में कर रहा है, तो हमें समझ में आता है कि न्यूट्रॉनो ऐसा कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी यहाँ पर मोशन है, स्पिन है, और उनके अंदर भी मास है, भले ही बहुत कम हो, भले ही जब हम उन पर फोर्स निकालेंगे तो वो ग्राम्स में भी यहाँ पर बहुत 0.0000 समथिंग ग्राम निकल कर आए, लेकिन इनमें मास होता है। इसको दोबारा से और अच्छे से समझने के लिए एक और थ्योरी बनाएगी जिसको स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स भी बोला जाता है। खैर, आई थिंक इतना मेंस के लिए समझना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट के लिए समझना ज़रूरी था, हमने ऑलमोस्ट इसको अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। अगेन दिस आर्टिकल इज़ इम्पोर्टेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको 7 तरीके से जो साइंस एंड टेक है उसको पढ़ना होता है। 7 तरीके कौन कौन से होते हैं? इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी होती है, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़नी होती है, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़नी होती है। इसी के अंदर आपको अलग जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी होती है, वो पढ़ेंगे आप। ये अलग अलग तरीके से आपको पढ़ना होता है, जेनेटिक्स वगैरह। तो इसी में बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ को हम लेकर आ रहे हैं उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्वियसली इट इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ रेलिवेंट फॉर द मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब ये आर्टिकल बात कर रहा है क्लीनिएस्ट पिग्स एवर आर रेज्ड टू ग्रो ऑर्गन्स फॉर द ह्यूमंस। सही समझा आपने, सही सुना, बिल्कुल सही सुना है कि पिग्स जो होते हैं उनको यहाँ पर पाला जा रहा है। किस चीज़ के लिए? ताकि वो ह्यूमंस को, हम इंसानों को अपने ऑर्गन्स दे सके। यानी कि हमारे ऑर्गन होते क्या हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, डोंट वरी। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है ना वो बहुत सारे सेल्स से बनी होती है, आप लोगों को पता है इस बात का। सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक सेल होता है, जब उनका ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। जब ये पहले क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स, यानी कि अलग अलग जो सेल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे इन ग्रुप में। इन मॉलिक्यूल्स का जब ग्रुप होगा तो वो बनेगा टिश्यू। टिश्यूज़ का जब ग्रुप होगा तो वो बनाएगा एक ऑर्गन को, और ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन क्या हो सकता है? हार्ट भी हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम के अंदर हार्ट यहाँ पर आ जाएगा, किडनीज आ जाएंगी, लीवर आ जाएगा। ये इस तरीके से हमारी बॉडी का पूरा सीक्वेंस होता है। तो इन्हीं ऑर्गन्स को, ये ऑर्गन्स अदर एनिमल्स के अंदर भी हैं, उनकी बॉडी में भी सबसे छोटी जो बेसिक चीज़ है वो एक सेल है, और उसके बाद में हम इस तरीके से ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे। मोस्टली जो पिग होते हैं, अभी क्या किया गया था, एक बार पिग से हार्ट को लेकर, उनके दिल को लेकर ट्रांसप्लांट किया गया था एक ह्यूमन के ऊपर। वो कुछ समय तक जिए, हालांकि उसके बाद उनकी मौत हो गई। पहला वो ट्रांसप्लांट किया गया था 2022 के अंदर। लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर किडनीज जो होती हैं, खास करके पिग की किडनी, वो क्या होती है, यहाँ पर पिग की थाई में हमें दिखाई देती है, राइट। दिस इज़ द लेग्स पीछे की, और यहाँ पर हमें किडनी मिलती है। इसी के साथ में इनकी थाइमस ग्लैंड लगी होती है, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस की जो किडनी होती है उनके साथ में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वो ठीक तरीके से काम करेगी। नाउ किडनी का काम क्या होता है? किडनी का जो बेसिक काम होता है वो होता है ब्लड को प्योरीफाई करना, ब्लड को भी, और साथ में जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं उनको बाहर निकाल देना, फूड वगैरह से, हर चीज़ से, राइट। सो जो आपको यूरिन आता है उसके पीछे बेसिक तरीके से कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी किडनी रिस्पॉन्सिबल है।
अब इन पिग्स के साथ में क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये अब एज अ एक्सपेरिमेंट की तरह मान लीजिए, या फिर एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो ही चुकी है, तो इसको एक तरीके से कमर्शियल चीज़ की तरह मान लीजिए कि एक बायो सिक्योरिटी गेट्स के अंदर लगभग यहाँ पर जो फ्यू किलोमीटर्स के अंदर एक फार्म बनाया गया है क्रिश्चियनबर्ग वर्जीनिया के अंदर, वहाँ पर पिग्स को रेज़ किया जा रहा है और उनको रेज़ करने के लिए उनका काफ़ी ध्यान भी रखा जा रहा है। ब्लू रिज माउंटेन्स में स्पेशल रिसर्च फार्म है और इसके अंदर मेडिकल स्क्रब से लेकर यहाँ पर इनको अच्छे से धोना, अगर आपको भी जाना है तो आपके व्हीकल्स तक की सफाई होगी, आपके क्लोथ को साफ़ किया जाएगा, मेडिकल स्क्रब्स लगाए जाएंगे, आपको डिसइंफेक्शन ट्यूब्स के अंदर से होते हुए जाना पड़ेगा, अपने बूट्स को, अपनी हवा को, अपने आसपास की हर चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डीकंटेमिनेट करना पड़ेगा, उसी के बाद आप अंदर जा सकते हो, सो दैट ये जो पिग्स हैं ये बिल्कुल हेल्दी रह सके, इनमें कभी कोई इन्फेक्शन ना हो, इनमें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, इनको फूड डाइट हर चीज़ वो दी जा रही है जिसमें ये बेस्ट से बेस्ट जो इनके ऑर्गन्स है वो रह सके। काम क्या होगा, इनके ऑर्गन्स को बाहर निकाला जाएगा, इनके ऑर्गन्स को ह्यूमंस तक दिया जाएगा। इनके अंदर जेनेटिकली भी हम क्या करते हैं, जीन एडिटिंग का काम किया जाता है। जीन एडिटिंग आप लोगों को पता है ये CRISPR-9 वगैरह की टेक्नोलॉजी से होती है, उसके नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं, जिसका लिंक आप लोगों को मेरा जो ये कमेंट वीडियो आप देखेंगे इसी की कमेंट बॉक्स जब खोलेंगे इसी में तो उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और जीन एडिटिंग करके पहले ही इनका जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो इनके पिग्स होने वाले हैं, बच्चे होने वाले हैं, उनके जीन्स में ऐसा कर दिया गया है कि इनको कोई बीमारी ना हो, सेकेंडली कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट ना हो जो ह्यूमंस को हो सकते हैं। पॉसिबली जितना हमें अभी तक पता है वो सारे काम किए जा रहे हैं। खैर आप लोग बताइए कितना ठीक है कितना गलत है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में GS पेपर 4 के हिसाब से इथिकली एंड मॉरली इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। अभी पूरी की पूरी न्यूज़ हमने कवर जो है वो कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगेन टेलीग्राम के बारे में। अगर आप लोगों को जो न्यूज़पेपर आप सुन रहे हैं उसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हों, जो कि मोस्टली मेंस के पर्सपेक्टिव से होते हैं, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स प्लस यहाँ पर ये ऑफिशियल मेरा हैंडल है जिससे आप जाकर ढूंढ सकते हैं। नाउ एक आर्टिकल हमारे लिए फिर से इम्पोर्टेंट है विच इज़ टॉकिंग अबाउट हीट स्ट्रेस विच इज़ मोर देन ए डिग्री ऑफ कंसर्न, यानी कि हीट स्ट्रेस जो गर्मी का जो यहाँ पर बढ़ाव हो रहा है और उसमें हम लगातार बोल रहे हैं 1 डिग्री 1.5 डिग्री से हमें इसको कम रखना है, प्री इंडस्ट्रियल एरिया से जितना होता था वहाँ पर उससे भी कम लेकर जाना है, अदरवाइज ह्यूमैनिटी विल नॉट बी पॉसिबल इन द फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि हम कोई पहली स्पीशी होंगी जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, आज तक बहुत सारी स्पीशीज़ इस अर्थ की हिस्ट्री में विलुप्त हो चुकी हैं, जिसमें डायनासोर से लेकर बहुत सारे अलग मैमल्स भी आ चुके हैं। इवन आवर फोरफादर, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हम इंसान कोई अकेले इस धरती पे नहीं थे, हमारे जैसे 7 और स्पीशीज़ होती थी, 7 और यहाँ पर प्रजातियाँ होती थी, लेकिन उनमें से 6 आज के समय पर विलुप्त हो चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें डॉर्विनियन आते हैं, जिसके अंदर हम निएंडरथाल को देख पाएंगे, जिसके अंदर हम होमो हैबिलिस को देख पाएंगे, ये सब खत्म हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है तो होमो सैपियन, यानी कि आज आप इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए और किसी भी इंसान से मिल लीजिए, उसके रंग, उसकी हाइट, उसकी एथनिसिटी कुछ भी क्यों ना हो, वो आपसे 99.9% सिमिलर है इन द टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। उसके जीन्स आपसे 99.9% सिमिलर हैं। दैट इज़ वाई इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर आज एक ही स्पीशीज़ है इंसानों की, जो कि है होमो सैपियंस। क्या अदर एनिमल्स में भी ऐसा कुछ है? नहीं। हम देखते हैं, डॉग्स का एग्जाम्पल देते हैं, आप सब समझ पाएंगे। हम देखते हैं डॉग्स में लेब्राडोर भी होता है, जर्मन शेफर्ड भी होता है, ऐसे ही अलग अलग और भी यहाँ पर स्पीशीज़ होती हैं, राइट। लेकिन सब क्या है? डॉग्स है। ऐसे क्या आपने ह्यूमंस में कभी होमो सैपियन को छोड़ के किसी और को देखा है? नहीं देखा है। तो हीट और क्लाइमेट चेंज आज के समय पर हमारे जीवन के ऊपर एक सवाल उठा देता है कि क्या हम और हमारी आने वाली जनरेशन्स विलुप्ति से बचेंगे या हम भी यहाँ से ख़त्म होकर चले जाएंगे। चलिए समझते हैं। रिसेंट के कुछ पीरियड्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट जो डिग्रेडेशन हम देख रहे हैं, वो ऑब्वियसली हमारी सेफ्टी और हेल्थ वर्कर्स वर्ल्ड वाइड को क्या कर रही है? इम्पैक्ट कर रही है।
हीट स्ट्रेस जो होता है वो एंटिसिपेटेड किया जाता है, जिसमें लेबर जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ आंकड़े सामने आए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे हीट स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे जो लेबर है और उनके काम करने का तरीका है उसमें डिक्लाइन आ रहा है। डिक्लाइन इन द सेंस कि वो उतनी एफिशिएंसी के साथ में काम नहीं कर पाते हैं, तो वर्क जो है आवर्स वो घट रहे हैं लगातार। मेंस जो हेल्थ इफ़ेक्ट होता है इससे, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हैं। इसकी वजह से किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं कि हमें एनिमल्स को फिर पालना पड़े, फार्म करना पड़े। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाती हैं, इट इज़ रिगार्डिंग द हार्ट। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर हीट क्रैम्प्स आते हैं लोगों को। इसके अलावा हम देखते हैं कैसे जो किडनी हीट जो होती है, हीट से लेकर स्ट्रोक जो आता है, ब्रेन जो डैमेज हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है, ये सारे के सारे कारण हैं ज़्यादा गर्मी के होने के। इसी में यहाँ पर IPCC का पैनल बना हुआ है, दैट इज़ इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें अलग अलग जो गवर्नमेंट्स होती हैं सभी के यहाँ पर प्रतिनिधित्व, साइंटिस्ट वगैरह साथ में आते हैं, मिलते हैं, रिसर्च करते हैं लगातार क्लाइमेट को लेकर। और उन्हीं की रिपोर्ट्स के जो नंबर 6 रिपोर्ट अभी आई थी IPCC की कुछ समय पहले, उसमें भी आंकड़े दिए गए थे कि नॉर्मल जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। अगर ये 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, फॉर एग्जांपल कि 1 डिग्री बढ़ने की हम बात करें, हमारी बॉडी का भी बन गया, इससे सच बात ये है कि हमारे फिज़िकल तो जो बॉडी है उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो प्रभाव होगा वो पड़ेगा कॉग्निशन के लेवल के ऊपर। यानी कि आपकी जो संज्ञानात्मक यहाँ पर काबिलियत होती है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप जो सोच पाते हैं, आप जो कर पाते हैं, दैट विल बी गोना वेरी मच अफेक्टेड। तो ये जो अलग अलग वेरियस हमारी लाइफ की स्ट्रेसेस होती हैं, ख़ास करके अगर हम वुमेंस की बात करें, औरतों की बात करें, वो जब ज़्यादा हीट स्ट्रेस सह लेती हैं तो उनके यहाँ पर प्रेगनेंसी के अंदर भी डिफॉर्मिटीज़ होने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। उनको हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हो जाती हैं, उनका मिसकैरेज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, प्री मैच्योर बर्थ, बच्चों का समय से पहले जन्म हो जाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये सारे के सारे रिस्क देखे गए हैं हीट के साथ में। सो इसी वजह से क्या करना चाहिए? अब ऑब्वियसली ग्रीन जॉब्स के बारे में सोचना चाहिए हमें। जो ये इतना ज़्यादा हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, इनको हमें कम करना पड़ेगा, उसी से सुधार आएगा। इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हमेशा शुरुआत ऊपर से ही हो कि सही है इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ही यहाँ पर कानून बनाए, नहीं, ये इंटरनेशनल या फिर एक घर से लेकर आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो कॉलोनी होती है जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ से लेकर आपकी जो स्टेट है, कंट्री है या फिर वर्ल्ड है, ये सब एट द एंड ह्यूमन से ही बनकर बने हुए हैं। तो इंडिविजुअल लेवल से भी जब आप लोग शुरुआत करेंगे, आप जो अब इस समय पे फ़िलहाल न्यूज़पेपर सुन रहे हैं, आप जब अपना कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे, उसको कम निकालेंगे, तब भी बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा, राइट। सो आप अपनी तरफ से जो है स्टार्टिंग यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगेन हमारा जो बजट रिलेटेड आर्टिकल है उसको पढ़ते हैं कि कैसे इंडिया जो है उन्होंने वुमेन लेड यहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की पूरी अपना फोकस कर लिया है, जिसकी वजह से हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो क्या कर रहा है, रेज कर रहा है, बढ़ रहा है। ये भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंथा नागेश्वरन के द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने बताया कि कैसे हमारा जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 21.8% तक बढ़ा है, और उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं कि इसको लगभग यहाँ पर 2 गुना से ज़्यादा अलॉटमेंट कर रहे हैं बजट के अंदर भी। ऐसा हमें फाइनेंशियल जो पूरा का पूरा बजट है उसमें भी होते हुए दिखाई दे रहा है। रूरल लेवल पे देखें तो 2017-18 में ये लगभग हम देखेंगे 22% होता था, जो कि ग्रामीण स्तरीय पे अब 41.5% हो चुका है। दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। फिर अर्बन पे देखेंगे तो ये समथिंग 20% होता था फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, जो कि 25.5% बढ़ चुका है।
अब अगर हमें हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, हमें हमारा आर्थिक जो यहाँ पर विकास है उसको करना है, तो सीधी सिंपल सी बात है कि हमारी जनसंख्या की 50% भाग जो कि महिलाएं हैं, विच आर वुमेन्स, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको फोर्स के अंदर, खासकर लेबर फोर्स के अंदर लेकर आना ही पड़ेगा। कामकाजी महिलाओं को इकोनॉमी के अंदर इंडल्ज करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ताकि जो आज हमारी ग्रोथ 7% पे हो रही है वो बढ़कर 13, 14, 15% पे हो, और हम भी एक दिन चाइना की तरह यहाँ पर जिस प्रकार से, जितनी तेज़ी से चाइना ने अपनी ग्रोथ की है, हम हमारे मूल्यों से कोई भी समझौता करे बिना, हमारी वैल्यूज़ से कोई भी समझौता करे बिना, कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना उस लेवल तक पहुँच पाए, और फिर हम भी मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ की लिस्ट है, जिसमें यूएसए आता है, चाइना आता है, इवन रशिया इज़ देयर, उस लड़ाई के अंदर अपने आप को शो कर सके। सो ये हमारे पास अच्छा मौका है, और इसके लिए सीधी सी सिंपल सी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डेवलपमेंट इज़ मैंडेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट स्लो प्रोग्रेस ऑन रेलवे सेफ्टी। इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी बताया, ये तो हमें पता ही है, इतने इंसिडेंट हो रहे हैं, इसके मैंने आप लोगों को मेंस के जो आंसर है उसको भी बता दिया है, कौन कौन सी कमेटी की क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं, क्यों एक्सीडेंट होते हैं, क्या बदलाव किया जाना चाहिए, सब हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि अभी सही समय नहीं है वापस से दोहराने का। तो हमें पता चलता है कि कवच जो सिस्टम है, कवच सिस्टम क्या है, जिसमें हमारी जो ट्रेन होती है, अगर वो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा चलाएं और हमें लगता है कि आगे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली थ्रू द इम्पोर्टेंस और विद द यूज़ ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कवच होगा वो क्या करेगा, इनको रोक देगा, कम कर देगा, स्पीड कम कर देगा, रोक देगा। ये केवल और केवल 2.14% जो इंडियन रेल ट्रैक है उनके ऊपर लगा हुआ है, यानी 2% जो ट्रेनें हैं उनका तो एक्सीडेंट नहीं होगा इंडिया में, लेकिन 98% जो ट्रेन्स हैं, या फिर 97 पॉइंट हम यहाँ पर देख पाएंगे कैसे, 97.87% जो ट्रेन्स होंगी उनको दुर्घटना बिल्कुल हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है, डिप्लॉयमेंट वगैरह है, वो हम देखते हैं पिछले 5 सालों में 77% तक बढ़ाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो 46% स्टेशंस के ऊपर दिखाई दे रहा है। ज़्यादा सेफ्टी के ऊपर काम नहीं हुआ है, प्रोग्रेस इज़ हैपनिंग, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी स्लो, तो उसके ऊपर काम करने की काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है और ज़रूरत भी है। चलिए अब आते हैं हमारे मेन पार्ट के ऊपर, यूनियन बजट 2024। व्हाट इज़ बजट, क्या होता है, कैसे आता है, पहले थोड़ा स्टैटिक समझ लेते हैं ना। अब जब मैं आप लोगों को स्टैटिक बताऊंगी तो अब आप लोगों को समझने में इसको जो करंट है वो भी मज़ा आएगा। बजट की अगर बात की जाए तो बजट जो हमारा होता है वो लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे के सारे नियम हैं, लेकिन बड़े मज़े की बात है कि जिस शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ बजट, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। इसकी जगह पे जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका इस्तेमाल करना है। तो ऐसा सवाल, ऐसी बात तो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाती है ना। आपको पूछा जाएगा कि क्या बजट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, नहीं लिखा है, तो बिल्कुल ये तो PYQ भी रह चुका है, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बजट है कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम देखेंगे हमारा जो आर्टिकल 112 है वो बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो कि सीधा सीधा बजट से आप उसको यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं या फिर इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। देखिए आर्टिकल नंबर 109 से लेकर आर्टिकल नंबर 117 तक जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं उनके रिगार्डिंग होती हैं बातें। अब आर्टिकल 109 जो होता है वो स्पेशल प्रोसीजर अबाउट मनी बिल के बारे में बात करता है, यानी कि मनी बिल जो होता है उसको राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, ये इसकी स्पेशल पावर है इसके पास। आर्टिकल 110 बताता है, डेफिनेशन देता है मनी बिल की, कि मनी बिल होता क्या है वो कौन बताएगा, स्पीकर बताएगा,
और हम लोग कई दिनों से ये भी देख रहे हैं कि मेंस में कैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास तक याचिका पहुंची है कि ये मनी बिल जो है उसके सहारे पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, नॉर्मल बिलों को भी यहाँ पर निकाल दे रही है, क्योंकि राज्यसभा की जो स्क्रूटिनी है वो इससे कम हो जाती है, बिकॉज राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट ए मनी बिल, ना वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही वो इसको खारिज कर सकते हैं। इवन प्रेसिडेंट इटसेल्फ, उनसे क्या की जाती है, पहले परमिशन ले ली जाती है, तो वो भी इसको रिटर्न नहीं कर सकते, वो भी इसको क्या करते हैं, पास ही कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा आसान हो जाता है किसी बिल को एक्ट बनाना मनी बिल के थ्रू, रास्ते के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी एक डिबेट चल रही है, इस पे हम बाद में देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट कोई बयान देगा। फिलहाल हम देखते हैं कि जो बजट होता है उसका काम क्या होता है। देखिए, जो बजट होता है या जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इसका मतलब ही ये होता है कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो कितना खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर क्या होगा पूरे साल का, और कितना हमें रेवेन्यू जो होगा वो मिल सकता है, ये सारी की सारी बातें बताएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि पिछले साल 2023 के अंदर कितना खर्च हुआ, कितना रेवेन्यू आया, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है। क्यों दिया जाता है ये? गवर्नमेंट अपना काम खुद भी तो कर सकती है, गवर्नमेंट तो अपना काम खुद ही कर रही है, लेकिन बीइंग ए एजुकेटेड, यहाँ पर आप जो नेशनल है, एक सिटीजन हैं आप यहाँ पर, उनको पता होना चाहिए कि उनके टैक्स के रुपए का इस्तेमाल गवर्नमेंट कहाँ पर करती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू अस, उनको हमें जवाबदेही देनी पड़ती है। तो इसी वजह से बजट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूपीएससी, ऑल्सो एज बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, बजट जो हो जाता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना। फिलहाल बात करें तो बजट में बहुत सारे सेक्शन पे ज़्यादा बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, कुछ टैक्स रिलीफ किए गए हैं, फार्मर वेलफेयर पे ध्यान दिया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल फोकस जो किया गया है वो 4 मेजर कास्ट के ऊपर किया गया। कास्ट वर्ड का इस्तेमाल क्योंकि बजट में ही इस्तेमाल किया तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन है। गरीब यानी कि पुअर को क्या करना है, सशक्तिकरण करना है, एम्पावरमेंट करना है। अगेन महिलाएं, वुमन का एम्पावरमेंट करना है। युवा, यूथ के ऊपर ध्यान दे रहा है। एंड अन्नदाता यानी कि फार्मर, उनके ऊपर भी काम करना है। बजट की अगर थीम की बात करें तो मोस्टली सबसे पहली थीम बात करती है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, बजट 2024। इसके बाद बात होती है स्किलिंग की कि हमें कैसे हमारी जो क्षमताएं हैं, स्किल्स, उनको बढ़ाना है। देन इट इज़ टॉकिंग अबाउट एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। एंड फोर्थ इज़ टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास एज वेल। फिलहाल बात करते हैं कि विकसित भारत 2047 के अंदर जो इंडिया को एज अ डेवलप्ड नेशन बनाने का सपना दिया जा रहा है, तो उस सपने के ऊपर ये बजट अभी से काम कर रहा है और बात कर रहा है हमारी प्रायोरिटीज़ क्या क्या है। सबसे पहले बात करता है प्रोडक्टिविटी के बारे में, उत्पादकता जो होती है, और रिसेलिएंट बनाना है। रिसेलिएंट यानी कि आप जो आपकी मुश्किल कठिनाई के भरे चीज़ें भी होते हैं उनसे भी आप हिलते डुलते नहीं हैं। दैट मीन्स यू आर रिसेलिएंट अबाउट दैट थिंग, राइट। एग्रीकल्चर के अंदर रिसेलियंस को लेकर आना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। अब इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू लेके आना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फोकस करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, क्लाइमेट रिसेलिएंट वेराइटीज़ को लेकर आना है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है आत्मनिर्भरता का, चाहे ऑयल हो चाहे सीड हो, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सिसमी, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी कंट्री में उगाएंगे और अपनी जो हमारी नीड है, हमारे नागरिकों की जो ज़रूरतें होती है उनको खुद ही पूरा करेंगे। नई नई वैरायटीज़ को यहाँ पर रिलीज़ करने की बात की गई है कि कैसे 109 नई हाई यील्डिंग, यील्ड क्या होती है कि आपका इतना खेत था और उसमें से कितने ज़्यादा आपका जो फसल वगैरह थी वो निकल कर आई है, उसको यील्ड बोला जाता है, राइट। तो जो यील्ड को बढ़ा सके, फॉर एग्जांपल 1 एकड़ खेत में से 2023 में किसी ने खेती की और उसमें से हम देखते हैं कि वो 10 टन यहाँ पर क्या निकाल पाया, जो भी उसने फसल निकाली थी, क्रॉप थी, वो निकाल पाया। अब हमने इसकी यील्ड को बढ़ाना है, जेनेटिकली यहाँ पर कुछ चीज़ों को अच्छे से मॉडिफाई किया जाएगा। ICAR, इंडियन जो काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की, वो इसमें काम कर रही है। और फिर यहाँ से 15 टन की जो यहाँ पर हम देखते हैं कि फसल है वो बाहर निकलती है, क्योंकि मैं बहुत छोटा नंबर अभी आप लोगों को बता रही हूँ। तो जब ये इतना निकलेगा तो ये क्या होगा, यील्ड जो है बढ़ गई है, वो काम किया जा रहा है 32 फील्ड के ऊपर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, खास करके जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है फार्मर्स को लेकर।
नाउ यहाँ पर वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन की भी बात की गई है कि हमें एफपीओज को बढ़ाना है, कोऑपरेटिव एंड स्टार्टअप जो है वेजिटेबल सप्लाई चेन के अंदर कलेक्शन, स्टोरेज, मार्केटिंग, इन सब पे भी काम करना है। एट द एंड बात की गई है इसमें नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी के बारे में, जिसके अंदर सिस्टमेटिकली, ऑर्डरली, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है कोऑपरेटिव सेक्टर का। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। नेचुरल फार्मिंग में बात करें तो 1 करोड़ जो फार्मर हैं इंडिया के अंदर, उनको नेचुरल फार्मिंग करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए इनिशिएट किया जाएगा, ताकि केमिकल वगैरह, इंजेक्शन वगैरह फार्मिंग के ऊपर कम हो, जिनसे हेल्थ के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा इनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, ब्रांडिंग की जाएगी गवर्नमेंट के तरफ से कि ये दैट इज़ द फार्मिंग विच इज़ डन बाय नेचुरल मेथड्स। इसमें कोई भी यहाँ पर केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 10,000 से ज़्यादा नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स जो सेंटर्स हैं उनको बनाया जाएगा, जो इन फार्मर्स की हेल्प कर पाएंगे। यहाँ पर श्रिम्प के लिए भी क्या किया गया है, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट की बात की गई है। तो श्रिम्प जो होते हैं उनके लिए भी फार्मिंग की बातें की गई हैं, और उसमें नाबार्ड जो होगा वो फार्मर्स को क्या करने वाला है, यहाँ पर फाइनेंसिंग करेगा। अब आप पूछेंगे कि मैम बजट में तो पैसा भी बताया होगा ना, इनको कितना कितना दिया है, बताया गया है। मैं फ़िलहाल आपको मेन पॉइंट समझा रही हूँ जो कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। पैसा हम लास्ट में देखेंगे कि किसको कितने पैसे दिए गए हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आया जा रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, डीपीआई, जो कि फार्मर्स को और उनकी जो ज़मीन होती है, लैंड होती है, उनको यहाँ पर क्या करेगा, कवर करेगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे किए जाएंगे 400 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इंश्योरेंस जन समर्थ भी बनाया जाएगा जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंगली। दूसरा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, यानी कि रोज़गार के अंदर में पीएम पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें 3 स्कीम होंगी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव के अंदर। पहली जो होगी वो होगी फर्स्ट टाइमर के लिए, यानी जो पहली बार रोज़गार करने के लिए आ रहे हैं। इसके अंदर जो 1 मंथ वेज होता है, यानी कि जो तनख्वाह होती है, वेजेस जो होते हैं, उसको सभी फॉर्मल सेक्टर के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 15,000 तक क्या होगा यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर के अंदर में आपको 1 महीने की वेज तो मिनिमम मिलनी चाहिए। अब इसका जो बेनिफिट होगा वो लगभग 200 लाख यूथ को होने वाला है, सो दैट विल बी बेनिफिशियल। नंबर 2 की बात करते हैं स्कीम बी की, जो कि बात कर रहा है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। अब ये क्या कर रहा है, पहली बार जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनके लिए भी होगा ये। दूसरा, ये एम्प्लॉयज़ एंड जो एम्प्लॉयर है उन दोनों को ही क्या करेगा कि वो 4 साल के लिए क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में और जॉब क्रिएशन के अंदर हेल्प ले सकते हैं गवर्नमेंट से। ये लगभग 30 लाख जो यूथ है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। नंबर 3 जो स्कीम है वो बात कर रही है एम्प्लॉयर के सपोर्ट के लिए, कि हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि एम्प्लॉयर भी अपना काम ना कर पाए और वो सिर्फ एम्प्लॉई को ही यहाँ पर क्या करे, पैसे दे ज़्यादा। तो एम्प्लॉयर को भी, जो यहाँ पर जॉब दे रहा है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या किया जाएगा कि जो यहाँ पर पेंशन फंड होता है प्राइवेट, आप लोगों को पता है, आप इफ़को के अंदर जाकर क्या कर सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं। तो पेंशन फंड के अंदर कुछ पैसा ऐसा होगा जो यहाँ पर एम्प्लॉयर देगा और कुछ पैसा ऐसा होगा जो गवर्नमेंट देगी। फ़िलहाल 3,000 रुपये जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर दिए जाएंगे। ये भी लगभग 50 लाख ऐसी जॉब्स हैं जिनमें क्या करेगा, फ़ायदा पहुँचाएगा। स्किलिंग प्रोग्राम की बात करें तो 20 लाख ऐसे यूथ हैं जिनको 5 साल के पीरियड के अंदर में स्किल दी जाएगी। 1,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं जो कि हब एंड स्पोक के अंदर अपग्रेड किए जाएंगे। कोर्स कंटेंट बनाया जाएगा इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर यूथ क्या कर सकता है, पढ़ भी सकता है। लोन्स दिए जाएंगे, लगभग 7.5 लाख रुपए का जो गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोन दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो भी अगर कोई स्किलिंग करना चाहता है पीएम पैकेज की 4th स्कीम के अंडर में तो कर सकता है। वुमेंस का हायर पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, ऑब्वियसली हमने पहले ही पढ़ा कि कैसे बढ़ रहा है, उसको और ज़्यादा करना है। हम देखेंगे कि वर्किंग वुमन जो हॉस्टल्स होते हैं उनकी कोलैबोरेशन करवाई जाएगी इंडस्ट्री एंड एस्टैब्लिश यहाँ पर जो क्रैचेज होती हैं, सो दैट वुमन जो कि अगर वर्किंग वुमन हॉस्टल्स में रहना भी चाहती हैं तो उनके अंदर रहें और यहाँ पर जॉब भी ले सकें। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा लगभग 10 लाख तक का हायर एजुकेशन के अंदर में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको। और हम देखते हैं कि एनुअल इंटरेस्ट जो होगा वो काफ़ी कम इसके ऊपर रखा जाएगा, ऑलमोस्ट अबाउट 3% तक का।
नंबर 3 यहाँ पर बात कर रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज की और सोशल जस्टिस का भी हमें ध्यान रखना है। इसमें हम देखेंगे पूर्वोदया जो कि है विकास भी विरासत भी। अब ये अलग अलग स्कीम्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, खासकर ज़्यादातर प्रीलिम्स में ये ऐसी जो स्कीम्स होती हैं ये बेशक पूछी जाती हैं। 2024 का अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो उसमें 6 से 7 सवाल ऐसे आए हुए थे जो कि डायरेक्टली स्कीम्स के ऊपर थे, तो इसीलिए इनको ध्यान से समझना है। पूर्वोदय यानी कि पूर्व की बात कर रहे हैं, पूर्व यानी कि हम देखते हैं ईस्ट की, तो ये एक ऐसा प्लान है जो कि रिच स्टेट्स जो है ईस्टर्न पार्ट्स में, जिसमें बिहार उनको लेकर आना है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इनके अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आना है विकसित भारत के अंदर। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा और एक इंडस्ट्रियल नोड दी गई है गया के अंदर भी कि वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल क्या बनाया जाएगा, उसको क्षेत्र में बनाया जाएगा। लगभग 3 लाख करोड़ की यहाँ पर अलोकेशन दी गई है जिसमें महिलाओं को और गर्ल्स को फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरी स्कीम हम देखते हैं जो कि होने वाली है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। जनजातीय यानी कि ट्राइब्स की यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें हम देखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक, क्योंकि सोशल जस्टिस की भी बात हो रही है ना, तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को ट्राइबल पीपल की यहाँ पर अच्छी करने के लिए लगभग हम देखेंगे कि इसमें 63,000 ट्राइब्स को, जो ट्राइबल पीपल हैं, कम्युनिटीज़, उनको इंडल्ज किया जाएगा। इसके 63,000 विलेज गाँव को करा जाएगा ताकि 5 करोड़ जो ट्राइबल पीपल हैं उनको फ़ायदा हो सके। इसके अलावा लगभग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसके अंदर डेवलपमेंट कम है, उसी की वजह से हम नक्सल जैसी घटनाओं को भी वहाँ पर देख पाते हैं, नक्सलिज्म जैसी। इसी वजह से 100 ब्रांचेस को बनाया जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। आप लोगों को पता ही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अलग अलग तरीके के बैंक होते हैं जिसमें कमर्शियल भी होते हैं बैंक्स, जिसके अंदर हम शेड्यूल्ड बैंक्स को देख पाएंगे, जिसके अंदर हम पब्लिक बैंक को देख पाएंगे, और उसके बाद होता है पोस्ट पेमेंट बैंक। तो जो पोस्ट पेमेंट बैंक होता है उसको सेटअप किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पर दिखाया गया जिसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए जो है फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए क्या दिए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश को। इसमें जो पोलवावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, फूड सिक्योरिटी रहे उस पर पैसा लगाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा जिसमें वाटर, पावर, रेलवे, रोड, इन सारी की सारी चीज़ों को काम से किया जाए। विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है और अवक्कल नोड हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी मिल चुकी है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के लिए भी यहाँ पर काम हो रहा है जिसमें हम देखेंगे क्रेडिट जो है, यानी कि जो पैसा होता है वो दिया जाएगा क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर एमएसएमई में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अपना काम अच्छे से दिखा सके। अलग अलग असाइनमेंट मॉडल क्रिएट किए जाएंगे एमएसएमई क्रेडिट के लिए। यहाँ पर जो ऑन गोइंग यहाँ पर ट्रेड्स होती है जिसमें कि आपका रेगुलेशन वगैरह होता है, उसके स्कोप को भी बढ़ाया जा रहा है। मुद्रा लोन की जो लिमिट है उसको बढ़ा दी गई है। 10 लाख जब वो होती थी, अब वो क्या होती है, मुद्रा लोन के तहत में 20 लाख तक का लोन दे दिया जाएगा तरुण कैटेगरी के अंदर में। तरुण क्या होता है, बिल्कुल युवा, बिल्कुल जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है। एमएसएमई जो यूनिट्स हैं उनका इस्तेमाल हम देखेंगे फूड सिरिडेशन, क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी किया जाएगा। क्रेडिट सपोर्ट अगेन वही है, स्ट्रेस पीरियड अगर आया हुआ है एमएसएमई में, कोई छोटी मोटी जो कंपनी है वो नहीं कर पा रही है तो भी उनको ऊपर से दोबारा से लोन दिया जाएगा। वो पहले वाला लोन नहीं चुका पा रहे हैं ताकि वो इस दूसरे लोन से अपने आप को, अपने स्ट्रेस से, अपनी दुविधाओं से बाहर निकाल सकें और बाद में कमाकर वापस सरकार को कर पाएँ। इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जा रही हैं जिसमें 500 से ज़्यादा जो टॉप कंपनीज़ होंगी वो 1 करोड़ यूथ को अगले 5 साल के अंदर इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाएंगी। लगभग 5,000 रुपये यहाँ पर असिस्टेंस भी दिए जाएंगे, अलाउंस किए जाएंगे इंटर्नशिप के दौरान में। 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत में। रेंटल हाउसिंग या जो ऐसे घर होते हैं ताकि अगर कोई आप ही लोग हैं अपनी स्टेट से बाहर दूसरी स्टेट में कहीं पर वर्क करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक जो मॉडल होता है उसके तहत पे सपोर्ट किया जाएगा।
क्रिटिकल मिनरल मिशन बनाया गया है जिसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा हो, रिसाइकलिंग कर सके, और ओवरसी जो एक्विजिशन है यानी कि मेक्सिको के अंदर मान लीजिए हमें क्या मिलता है, मेक्सिको छोड़िए या मेक्सिको के बाद में क्या होता है, हम देखते हैं पेरू को। पेरू जैसी जो कंट्रीज़ होती हैं साउथ अमेरिका के अंदर, वहाँ पर हमें मिलता है लिथियम। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, इस गवर्नमेंट के साथ में जाकर इनसे बोले कि हम इंडिया से आ रहे हैं, हमारे पास लिथियम की कमी है, हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप एक काम करिए ना, एक माइन हमें दे दीजिए यानी कि लीज के ऊपर। ये होता है ओवरसी एक्विजिशन कि आपने अब जो इसमें से निकलेगा वो इंडिया का ही माना जाएगा। ये भी हमें करना चाहिए, ऐसा ही पहले जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए किया भी है। फिर हम देखते हैं अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर भी पूरा फोकस किया गया है। इसमें स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो होती हैं उनको इनक्रेज किया गया है कि जो स्टेट है वो स्टैंप ड्यूटी के तो अपना थोड़ा कम करें, खासकर जब भी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर वुमन के द्वारा ली जाती है। वैसे ही जो वुमेंस होती है अगर वो कोई प्रॉपर्टी लेती हैं तो ऑब्वियसली जो टैक्स वगैरह और स्टैंप ड्यूटी होती है वो थोड़ी कम ली जाती है। अगेन गवर्नमेंट इज़ शेइंग दैट इसको और ज़्यादा कम किया जाना चाहिए। स्ट्रीट मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर स्कीम बनाई गई है जिसमें लगभग 100 वीकली हाट लगेंगी। सिलेक्ट सिटीज़ के अंदर में इनको पूरा मौका मिलेगा कि आप यहाँ पर अपनी शॉप जो है वो लगा सकते हैं। ट्रांसिट ओरिएंटेशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है जिसमें 14 लार्ज सिटीज़ के अंदर 30 लाख से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। कभी हमारे यहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है, फ्लड आ जाती है, कभी यहाँ पर सूखे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल पानी के लिए लोग तरसते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। तो इसीलिए प्रमोट वाटर सप्लाई, अच्छे से वाटर सप्लाई हो सके सभी जगह पर, सीवियस ट्रीटमेंट हो सके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये सारी चीज़ों पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। हाउसिंग नीड के लिए हम देखते हैं पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें लगभग 1 करोड़ जो अर्बन पुअर लोग हैं, शहरी जो यहाँ पर गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी लगभग 10 लाख करोड़ की, ताकि उनके लिए भी क्या हो सके, घर में रहना पॉसिबल हो सके। और घर भी पीएम आवास में कौन से होते हैं, पक्के मकान बेसिकली। इसके अलावा ऐसी पॉलिसीज़ की गई हैं जो ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट में भी यहाँ पर हेल्प कर सकें लोगों को, ताकि वो घरों में रह सकें। एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। इनिशिएटिव किए गए हैं यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के साथ में, न्यूक्लियर एनर्जी के साथ में भारत स्मॉल रिएक्टर्स भी हम बनाने वाले हैं। अब तक क्या होते थे, हमारा सबसे फेमस जो न्यूक्लियर प्लांट है कुंडुमकलम, जो कि तमिलनाडु में हम देख पाते हैं, इसी के अंदर हम हमारे जो 3rd फेज़ है न्यूक्लियर एनर्जी का उसमें एंटर कर चुके हैं। लेकिन हमारे पास जो रिएक्टर होते थे वो बिग रिएक्टर होते। रिएक्टर होता क्या, रिएक्टर इज़ अ थिंग जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह होकर इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, राइट। इसी में हम छोटे रिएक्टर्स लेकर आ रहे हैं जो कि कम जगह पर, पावर प्लांट की कम जगह लेकर उनको बनाया जा सके। उसके लिए भारत स्मॉल रिएक्टर्स लेकर आया गया जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की, वो नई टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। यहाँ पर स्टोरेज पॉलिसी भी लाई गई है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज होगी उसको स्मूथ करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को भी यहाँ पर बढ़ाएंगे, उसमें लेकर आएंगे। AUSC थर्मल पावर प्लांट, ये क्या है, जॉइंट वेंचर किया गया है NTPC के द्वारा यहाँ पर, और भील जो है जो कि ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट कंपनी है, ये इस पे काम कर रही है फुल स्केल के ऊपर कि इसको कमर्शियल प्लांट बनाया जाएगा। इसके अलावा एनर्जी ऑडिट की बात करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी जाने के लिए दिया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो होगा एनर्जी में वो 60 क्लस्टर पर चेक किया जाएगा और उसके बाद 100 क्लस्टर पर भी इसको चेक किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लेकर आई गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी कि आप सूर्य घर बनाइए अपना और आपकी जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। इसमें क्या है, 1 करोड़ ऐसे हाउस होल्ड्स होंगे जिनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में पहुंचाई जाएगी। आप लोगों ने देखा ही है ना, दिल्ली जैसी स्टेट्स के अंदर जहां पर 200 यूनिट अगर किसी की आती हैं तो उनको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ता है। हम देखते हैं अप टू, इसमें इसको बढ़ा दिया गया है 300 यूनिट तक हर महीने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी किसी को मिलती है वो एक्चुअली में उसका बिल नहीं आएगा। लगभग 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसके अंदर में 14 लाख एप्लीकेशन अभी और आनी बाकी हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर और क्या काम किया गया है वो ज़रा समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर 11,11,111 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोविज़न दिया गया है, जो कि ऑलमोस्ट हमारी जीडीपी का 3.4% निकल कर आता है। हमारी जीडीपी फ़िलहाल कितनी है? 3.8 ट्रिलियन। 1.5 लाख करोड़ जो है स्टेट्स वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे रिसोर्स एलोकेशन के लिए। फेज़ 4 यहाँ पर लेकर आया जाएगा PMGSY के अंदर, जो कि वेदर कनेक्टिविटी, रूरल हैबिटेशन जो होते हैं उसके अंदर भी काम करेगा। अब इसी में फ्लड मिटिगेशन को भी लेकर आया गया है कि अगर फ्लड आ जाती हैं तो उनको मिटिगेट कैसे किया जाए, उनका समाधान वगैरह कैसा निकाला जाए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा इसमें लगभग 11,500 करोड़ का, जिसमें कोशी मिची इंटरस्टेट लिंक होगा। 20 नई और स्कीम इसके अंदर लाई जा रही हैं। फ्लड मैनेजमेंट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं ज़्यादा ऐसी स्टेट्स को जो ज़्यादा इससे प्रभावी होती हैं। इसमें असम होता है, सिक्किम होता है, उत्तराखंड। असिस्टेंस दी जा रही है ताकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फ्लड वगैरह आई थी उसकी वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके और रिहेबिलिटेट भी उनको किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है टूरिज़्म, इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, ये सब ऐसे हैं जो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के तहत पे बढ़ाए जा रहे हैं, सो दैट टूरिज़्म बढ़ सके और जो पैसा है वो भी ज़्यादा हमें मिले। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किया जा रहा है राजगीर के अंदर। राजगीर कौन सी स्टेट है? जहाँ पर हम बुद्धा को देख पाते हैं, जहाँ पर हम यहाँ पर अशोक को देख पाते हैं, यानी कि मगध का जो एरिया था। तो राजगीर के अंदर जहाँ पर रिलीजियस सिग्निफिकेंस है हिंदूज़ के लिए भी, बुद्धिस्ट के लिए भी, जैन्स के लिए भी, वहाँ पर भी इनिशिएटिव किए जा रहे हैं कि उसको भी हम डेवलप करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक दोबारा से फिर से उसको उठाया जा रहा है, फिर से उसको एज ए यूनिवर्सिटी की तरह बनाया गया है और वो भी यहाँ पर ग्लोरियस स्टेचर के अंदर डाली जा रही है ताकि जो हमारी रिवाइविंग है इस यूनिवर्सिटी की वो दोबारा से हो सके। ऑलरेडी यहाँ पर पहला बैच जो है बच्चों का वो पढ़ने भी लगा है। 40 से ज़्यादा लैंग्वेज के मॉड्यूल्स यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज़ से बच्चे जो हैं उनको एडमिशन इसमें दिया गया है। डेवलपमेंट और ओडिशा सीनिक ब्यूटी, ओडिशा बहुत खूबसूरत है। क्यों खूबसूरत है? फॉरेस्ट, नेचुरल ब्यूटी आप यहाँ पर देख पाएंगे, उसी पे और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। टेम्पल्स, मोन्यूमेंट्स, क्राफ्टमैनशिप, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल लैंडस्केप, इन सब के ऊपर काम किया जा रहा है सो दैट वहाँ पर भी टूरिज़्म बढ़े। क्या क्या इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट किया जाएगा उसमें हम देखते हैं अनुशोधन नेशनल रिसर्च जो है उसको ऑपरेशनलाइजेशन किया जाएगा और उनको बेसिक रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर ड्राइविंग रिसर्च की जाएगी जिसमें इनोवेशन जो होगा वो कमर्शियल स्केल पे किया जाएगा, जिसमें फाइनेंशियल पूल ऑफ लगभग 1 लाख करोड़ का दिया जा रहा है। स्पेस इकोनॉमी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस होल पीपीटी की स्लाइड, जिसमें क्या है कि एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा जो कि 1000 करोड़ का है, जिसको स्पेस इकोनॉमी के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन क्या क्या रिफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन की जाएगी भू आधार के ऊपर कि किसकी ज़मीन किसके ऊपर है, किसके नाम से, तो आराम से आप समझ पाएंगे। मैप सब डिवीज़न किया जाएगा। करंट ओनरशिप का भी, फार्मर रजिस्ट्रीज़ को, जो रजिस्टर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, इंटरलिंक किया जाए, लिंकेज बनाई जाएगी उनके बीच में। लैंड रिकॉर्ड्स जो है अर्बन एरिया के उनको भी डिजिटलाइज्ड किया जाएगा GIS मैपिंग के थ्रू। यहाँ पर हम कैडेस्ट्रियल मैप्स जो होते हैं, कैडेस्ट्रियल मैप्स कौन से होते हैं, जो छोटे छोटे भागों को भी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो उनको भी क्या किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। लैंड रजिस्ट्री यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट की जाएगी सो दैट टैक्स वगैरह में जो इस्तेमाल होता है, लोग झूठ बोलते हैं हमारे पास कम लैंड है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास में पूरा का पूरा डाटा हो। ये डाटा कैसे इस्तेमाल हो सकता है, डाटा गवर्नेंस में, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट, इससे बहुत सारे जो पेंशन स्कीम्स वगैरह होती हैं उसमें मदद मिलेगी और जो पैसा दिया जाता है उसमें भी यहाँ पर हेल्प होगी। इसके बाद हम देखते हैं टैक्स प्रपोजल को। टैक्स को सिंप्लीफाई करने की बातें की गई हैं। इसमें जो रिव्यू है इनकम टैक्स और एक्ट 1961 के ऊपर वो दोबारा से किया जाएगा। जो चैरिटीज़ एंड TDS यहाँ पर लगता है वो भी क्या होगा, एक्चुअली में उसको भी सिंप्लीफाई यहाँ पर किया जाएगा। लिटिगेशन एंड अपील का जो मामला है उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और टैक्स बेस को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा कि ज़्यादा लोग टैक्स दें। क्या क्या बदलाव अभी किए जा चुके हैं, देखिए जो 3
कैंसर मेडिसिन होती हैं उनको कस्टम ड्यूटीज़ से फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी कि ऐसी मेडिसिन्स जो कैंसर से रिलेटेड हैं उनके ऊपर जब वो किसी कंट्री से इंडिया में आ रही है तो कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी तो फॉर एग्जांपल वो 100 रुपये की मेडिसिन थी, या मान लीजिए 92 रुपये की वो मेडिसिन बनी थी, 8 रुपये उसको इंडिया तक पहुंचाने तक का खर्च आया, अब ये 100 की हो गई। इस पर कस्टम ड्यूटी लेते 12%, ऑलमोस्ट ये 112 रुपये की पड़ती, लेकिन अब ये कितने की हो रही है, 100 की होगी क्योंकि इस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। इससे अफोर्डेबल मेडिसिन होंगी। मैंने बहुत ईजी करके आपको समझाया, कोई भी कैंसर की दवाई 100 रुपये की नहीं आती है, इट इज़ इन थाउजेंड्स, ठीक है। तो वो क्या होगा, अफोर्डेबल बन जाएगा। दूसरा, यहाँ पर BCD को रिड्यूस किया गया है 15% पे, खास करके मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल PCB, चार्जर वगैरह मोबाइल इंडस्ट्री को उठाने के लिए। इंडिया की मोबाइल इंडस्ट्री जो कभी 141वें नंबर पे आती थी 2015 में एक्सपोर्ट करने के मामले में, वो अब 5वें नंबर पे आ चुकी है चीज़ों में। तो हमारी ये इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसी वजह से ये काम किया जा रहा है। कस्टम ड्यूटीज़ को गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर भी कम कर दिया गया है, 6% लाया गया है, और प्लेटिनम पे ये 6.4% लिया जा रहा है, जो कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करेगा। BCD और श्रिम्प वगैरह, फ़िश फीड जो होता है, मतलब कि बेसिकली जो आप मछलियों को खिलाते हैं, फिशरीज़ की मार्केट में इस्तेमाल होता है, उसको 5% कर दिया गया है, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो मरीन एक्सपोर्ट में बढ़ेगी। यहाँ पर कैपिटल गुड्स जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सोलर सेल्स वगैरह, पैनल वगैरह, उनको छोड़ दिया गया है कस्टम से। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी ट्रांजिशन में मदद मिलेगी कि कोई चीज़ आप ले रहे हो तो ये आपको सस्ता पड़ रहा है। इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटीज़ है 25 क्रिटिकल मिनरल के ऊपर, उनको भी बिल्कुल छोड़ दिया गया है ताकि स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो हमारा है वो ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाए। इसके अलावा किसी का भी अगर 0 से 3 लाख तक का यहाँ पर हम देखते हैं कोई 1 साल के अंदर कमा रहा है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं जो 3 से 7 लाख कमा रहा है उनको 5% टैक्स देना होता है, लेकिन ये इनकम टैक्स रिटर्न भी भर सकते हैं, जिनसे इनका जो 5% है वो कुछ समय के बाद इनको वापस मिल जाता है। पहले ये 5 लाख होता था, जिसको अब 7 लाख इन ईयर कर दिया गया है। यहाँ पर 7 से जो 10 लाख 1 साल में कमाते हैं उनको 10% देना पड़ेगा। 10 से जो 12 लाख कमाते हैं उनको 15% टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये इतने फोल्डर में नहीं बटा हुआ था, पहले ये क्या था, 5% था, 15 था एंड 30 था। अब इसको छोटे छोटे ब्रैकेट्स में भी बांट दिया गया है। जो 12 से 15 लाख कमाता है उसको 20% यहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा, और जो 15 लाख से ज़्यादा कमाते हैं उनको 30 लाख यहाँ पर भरना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक ऐसा इंसान है जो कि क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 100 लाख कमा रहा है, 1 करोड़ रुपये जो है उसका एनुअल प्रॉफिट हम देखते हैं, तो वो गवर्नमेंट को सीधा सीधा 30 लाख क्या करेगा, टैक्स में दे देगा। अब इसी टैक्स का इस्तेमाल होता है अलग अलग जो स्कीम्स होती हैं उसके थ्रू लोगों को मदद करने में। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर सैलरीज़ होती हैं वो पहले क्या थी, कम में थी कि आपकी जो सैलरी है वो कम होगी तो उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, लेकिन अब उसको 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। जो फैमिली पेंशन होती हैं उसको भी बढ़ा दिया गया है, 15,000 से 25,000 तक का उसमें डिडक्शन किया जाता है कि फैमिली पेंशन आपको इतनी मिलेगी। अब हम ऑलमोस्ट हमारे लास्ट में पहुंच गए हैं, जो कि पूछ रहा है कि रुपए कहाँ कहाँ से इंडिया में आएगा। तो हम देखते हैं कि हमने जो बोरो किया है, लाइबिलिटीज़ वगैरह जो हमारे पर कर्ज है वो ऑलमोस्ट 27% आया है। फिर कुछ नॉन टैक्स रिसिप्ट है जो कि 9% थी, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है जो कि 1% थी, कस्टम से हमने 4% कमा रहे हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें तो 17% कॉर्पोरेशन टैक्स, यहाँ पर GST एंड अदर टैक्स हमें 18% मिलता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5% दे रहा है, और इनकम टैक्स जो कि काफ़ी बड़ा है यहाँ पे वो दे रहा है 19%। अब रुपये को खर्च कहाँ कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट जो दे देते हैं, क्योंकि हमने लोन भी तो लिया है ना बाहर से, किसी से भी अगर आप पैसा लोगे, बोरो करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लगभग 27% हमने बोरो किया था पैसे को, और जब हम दे रहे हैं तो 19% जो अमाउंट होता है उसमें हम इंटरेस्ट को ही भर देते हैं। 16% यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है जिसमें कैपिटल डिफेंस सब्सिडी वगैरह आती है उसमें जाता है। 6% यहाँ पर सब्सिडीज़ में जाता है। 8% दिया है डिफेंस के अंदर। यहाँ पर जो टैक्सेस है स्टेट को जो देना पड़ता है ड्यूटीज़ वगैरह में वो 21% है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 9% होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और यहाँ पर हम बात करें सेंट्रल स्कीम की, यानी कि इसका पूरा पैसा
₹100 अगर खर्च आ रहे हैं तो सेंटर देगा। स्पॉन्सर में क्या होता है, ₹60 यहाँ पर सेंटर देगा, 40 स्टेट देंगी। तो ये होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें 8% जाता है। अगर एक्सपेंडिचर में भी 9% चला जाता है, पेंशन में जाता है 4% तक। मेजर आइटम के ऊपर कितना कितना खर्च अभी बजट के अंदर एलोकेट किया गया है, करोड़ में ये बात हो रही है। डिफेंस में सबसे ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, जो कि होगा यहाँ पर 4,54,773 करोड़। उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट, जिसके लिए एलोकेशन की गई है 2,65,808 करोड़। एग्रीकल्चर एंड अलाइंड एक्टिविटीज़, अब ये ध्यान रखिएगा, रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर को अलग से नहीं रखा, मतलब सामने नहीं रखा, अलग कर दिया गया। इसमें इस्तेमाल हुआ है 1,51,851 करोड़। होम अफेयर्स के अंदर यहाँ पर 1,50,983 करोड़ का इस्तेमाल हो रहा है। एजुकेशन इज़ 1,25,638 करोड़। IT एंड टेलीकॉम इज़ अगेन काफ़ी ऊपर है। तो ये सब आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस में है और सबसे कम किस में है। एटलीस्ट सबसे ज़्यादा और जो सबसे कम है वो तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हो रहा है डिफेंस में, देन रूरल डेवलपमेंट, देन एग्रीकल्चर, फिर होम अफेयर और उसके बाद आती है एजुकेशन। सबसे कम हो रहा है यहाँ पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट 47,559 करोड़ है। सोशल वेलफेयर के अंदर 56,000, ऑलमोस्ट 56,500। एनर्जी के अंदर हम देखेंगे 68,000 के अराउंड, और हेल्थ में हो रहा है 89,287 करोड़। मेजर स्कीम्स में कितने पैसे अभी बजट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो अमाउंट दिया जा रहा है वो हम देखेंगे यहाँ पर मनरेगा के अकॉर्डिंग, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 2023-24 में जो बजट एस्टिमेट था वो दिया गया था 60,000 का, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है यहाँ पर 86,000 करोड़। हम देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो पिछले साल 840 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसको बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें हम देखते हैं 2023-24 में दिए गए थे 442 करोड़ रुपए, जिसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है और वो कर दिया है 2,228 करोड़। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके लिए यहाँ पर PI प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव के तहत भी दिया गया है। पहले दिया गया था 1200 करोड़ पिछले साल, अब हो गया है 2,141 करोड़। इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर के लिए भी काम किया गया है, जिसको पहले 3,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, अब उसमें किया गया है 6,903 करोड़। सोलर पावर ग्रिड जो होती है इसको दिए गए थे 4,970 करोड़, अब ये 10,000 करोड़ का बजट एस्टिमेट इसमें लगाया गया है। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, और इतना चाहिए भी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT LPG के अंदर दिया जा रहा है, पहले 180 करोड़ दिया गया था, अब उसको बढ़ाकर 1,500 करोड़ कर दिया गया है। लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम के अंदर 1,300 करोड़ रुपए 2023-24 में थे, जिनको बढ़ाकर 3,849 करोड़ कर दिया गया है। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो 2022-23 के अंदर जो एक्चुअल रेवेन्यू था वो हमारे पास आया था 23.8 लाख करोड़। लाख्स में यहाँ पर बात हो रही है, हज़ारों में नहीं। अब 2022-23 में एस्टिमेट लगाया गया था कि लगभग 56 लाख करोड़ हमारे पास आएंगे, जो कि बढ़कर रियल में आया था 27 लाख करोड़। अभी एस्टिमेट लगाया गया है कि 31 लाख करोड़ हमें रेवेन्यू जो है वो मिल जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पर क्या है, कितनी मिलेंगी, पहले हम देख रहे थे 2022-23 में मिली थी हमें 18.1 लाख करोड़। 2022-23-24 में हमने एस्टिमेट लगाया कि लगभग 18.7 लाख करोड़ हमें मिलेंगी। एक्चुअली में ये कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, 17.9 लाख करोड़ मिली। अभी हमने एस्टिमेट लगाया 16.9 लाख करोड़ का। एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्च की, तो देखिए एक्चुअल में 2022-23 में रेवेन्यू में हमने जो खर्च किया था वो किया था 34.5 लाख करोड़ का। 2023-24 में बजट का जो एस्टिमेट था वो था 35 लाख करोड़ का, लेकिन खर्च हुआ था 35.4 लाख करोड़। अब हमने एस्टिमेट किया है कि हम 37.1 लाख करोड़ को यहाँ पर खर्च करेंगे। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर हमने 2022-23 के अंदर जो खर्च किया था वो था 10.5 लाख करोड़। उसके बाद 2022-23-24 के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर एस्टिमेट लगाया था कि 13.7 लाख करोड़ का खर्चा होगा, लेकिन ये 12.7 लाख करोड़ में ही हो गया। और 2024-25 के लिए अनुमान 15 लाख करोड़ का लगाया गया है। आई होप आप लोगों ने बड़े आराम से अच्छे से सारे के सारे बजट के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको अब समझा होगा। अलग से अगर आप कोई और वीडियो चाहेंगे तो बजट पे और भी एक वीडियो जो है मैं बना दूंगी, वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। फिलहाल यहीं पे हमारा आज का न्यूज़पेपर प्लस हमारा बजट दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच जो भी मेरे साथ अभी तक जुड़ा हुआ है, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल सुबह फिर से मिलते हैं सुबह 5 बजे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।